हेलो। आइए फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमेगा स्टडी में। और यहाँ पर आज हम लोग 50 एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे बोलते हैं। और आप लोग जैसा जबकि जानते हैं, इस बार फिर से बदलाव हुआ है बिहार बोर्ड के इस एग्ज़ाम में। और फिर से वही 100 के जगह पर 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 आपको बनाने हैं, ठीक है। तो हम लोग सेट शुरू कर रहे हैं 1 से, ठीक है। सेट पहला में आप लोगों को 50 प्रश्न यहाँ पे करवाए जाएंगे, ठीक है। 50 प्रश्न में आप उसका आंसर आप दे भी सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसका आंसर, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला देखते हैं क्या है। सबसे पहला आइए देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान है, ठीक है। जहाँ पर दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप लोग जैसा कि जानते हैं, देखिए यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर क्या होता है ना, इसका कंडीशन होता है कि जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सारा कंडीशन दे दिया है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन दे रखा है, पूछा है आर बराबर 0, आर बराबर 0 हो। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को पता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ये एचसीएफ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एचसीएफ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। चले अगले प्रश्न पे चले। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, लिखा है यदि x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक है, सम बोला है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तीनों क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि कैसे प्रश्न वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो बोला है सम पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x लेस देन y, मतलब x छोटा है किससे, y से, ठीक है। तो x जब छोटा है y से, और यहाँ पर बोला है कि तो x प्लस वाई बटे 2 क्या होगा। सबसे पहले ये जो बोला है वो सम पूर्णांक बोला है, ठीक है। अगर हम मान लें कि इसको ये 2 है, मान लेते हैं x को, और y को मान लेते हैं 4 है, तो देखिए 2 छोटा है 4 से, सम भी है। अगर हम बात करें इस कंडीशन पे रखा जाए इसको, तो 2 + 4 बाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 6/2 यानी कि कट के ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अलग भी ले सकते हैं आप, 4 2 तो सॉरी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ले लेंगे, मान लीजिए। तो 6 4 10, 10/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। 5 भी कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विषम पूर्णांक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि पी और क्यू दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम बोला, ठीक है। अगर धनात्मक विषम की बात करें तो प्लस में लेना है, वो भी विषम संख्या लेना है, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या कौन सा होता है, विषम संख्या होता है आपका 1 3 5 7, इस तरह से ये सारी संख्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि जो p बड़ा होना चाहिए क्यों से, p बड़ा होना चाहिए क्यों से, p बड़ा होना चाहिए क्यों से, यानी कि पहले बड़ा वाला संख्या लेना है। तो मान लीजिए बड़ा वाला 3 ले लेते हैं, बाद वाला 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला सो देखिए, आगे बोला यहाँ पर है कि p बड़ा है क्यों से, तो p माइनस क्यू बाई 2 क्या होगा, p माइनस क्यू बाई 2 क्या होगा, ठीक है। तो p की जगह पर 3 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए यहाँ पे, बटे 2, तो 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक कैसी संख्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक। अगर आप अलग रखते हैं, जैसे 5 रखते हैं, तो 5 में से 3 जाएगा, फिर भी 2 आएगा, 2/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ पे आ रहा है और एक विषम संख्या है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, विषम पूर्णांक। बातें समझ में आ रही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है कि ए और बी दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक है। बोल दिया धनात्मक विषम है, धनात्मक विषम मतलब वही बात 1 3 5 7, ठीक है। और आगे बोला है इसमें कि ए छोटा है,
किससे, बी से। ए छोटा है किससे, बी से, ठीक है। तो पूछा आपसे कि ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू क्या होगा, ठीक है। तो 1+3/2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 ले लिए हैं ए का मान और 3 ले लिए हैं बी का मान, ठीक है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम संख्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत है इस बात से? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ये था चैप्टर नंबर 1 का सारा प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 पे जो अच्छा क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, उन क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 5 नंबर, 5 हो गया था, 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है समझिए। बोला यदि अल्फा और बीटा पी ऑफ एक्स दे दिए, यहाँ पे पी ऑफ एक्स दे दिया है आपका x² + x + 1 दिया है ना। अब आपसे पूछा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। वैसे होता क्या है, -b/c होता है, ठीक है। बट कैसे होता है इसको समझते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा कर लीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा को एक बार पढ़ेंगे अल्फा आएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक ना। तो a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आता है, -b/c आता है। तो आपको ये याद रखना है कि 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होता है, -b/c होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, पूछा है 1/अल्फा + 1/बीटा का मान, ठीक है। तो देखिए a का मान 1 हो जाएगा, b का मान 1 हो जाएगा, और c का मान भी 1 हो जाएगा। तो b का मान हमें पूछ रहा है यहाँ पे, b का मान, तो b का मान -1 हो जाएगा, और c का मान भी 1 हो जाएगा। 1/1 क्या आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का है, ठीक है। 7 नंबर सेम टाइप का है। अब देखिए आप कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, x² - 3x + 5, और पूछा है शून्य के इसका अल्फा बीटा है। तो फिर से वही बात, सॉरी, यहाँ पे पूछा है अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, ठीक है। तो अल्फा/बीटा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। चलिए इसको तोड़ लेते हैं हम लोग। देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा का अल्फा बार पढ़ेंगे क्या आ जाएगा, अल्फा²। ये समझ में आ रहा है, कैंसिल हो गया। तो अल्फा को अल्फा बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा² आ जाएगा। इस तरह से अल्फा कैंसिल, तो बीटा को बीटा बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा² आ जाएगा। एक तरह से मान के चलिए कि a² + b² है, ठीक है। तो a² + b² है, तो आप लोग जानते हैं, तो हम पीछे ले जाना चाहेंगे, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है ना। अगर ये हमको चाहिए तो इसको इधर ले चलते हैं हम लोग, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर माइनस, देखिए वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बराबर a² + b² होगा कि नहीं होगा ना। तो यहाँ पर वही रखना है आपको, ठीक है। यही रखना है हमें वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या रखना है आपको, यहाँ पे रखना है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा, तो होगा ही। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, बस खत्म है बात। अल्फा + बीटा का फॉर्मूला याद होगा, -b/a होता है, ठीक है, -b/a। तो -b/a का यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, और -2 अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और यहाँ भी हो जाएगा c/a, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए b की जगह पर क्या है, 3 है, -3 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, c/a, तो c की जगह पर 5 है, a की जगह पर 1 है, तो 5 लिखेंगे, बता 1 लिख सकते हैं, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। और यहाँ भी c/a है, तो 5/1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से 5 दूनी 10 जाएगा, तो 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में 5, तो -1/5 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। तो 8 नंबर समझिएगा, यहाँ पे 8 नंबर में भी वही बात पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 तो 1y अल्फा प्लस 1y बीटा। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है। 1y अल्फा प्लस 1y बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई सी होता है। ठीक है, तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, बी की जगह पर -5 हो जाएगा, तो -5 को घेर के लिखना है, और सी की जगह पर 7 है तो 7 लिखना है। तो माइनस माइनस आप लोग को पता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे 5/7 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो करके देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर। फिर से वही बात कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा क्या होता है, -b/c होता है। तो b की जगह पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और c की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2/3 इसका, -2/3 था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में। ठीक है, अगले का नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर। और फिर से वही बात कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा क्या होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/c यहाँ भी हो जाएगा फिर से, तो -b/c। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान 1 हो जाएगा, b का मान यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो -3 और c का मान यहाँ पे 5 है, तो -+3/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, सरल रेखा दे दिया है, बोला है कि y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है ना वह बिंदु ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप उनको ऑप्शन से करके देखिए। ठीक है, ऑप्शन से करिएगा जल्दी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया यहाँ पर, सबसे पहले आपको ऑप्शन भी छापने आना चाहिए। y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, तो y अक्ष को जब भी काटेगा तो x 0 होगा। ठीक है, y को जब भी काटेगा तो x क्या होगा, 0 होगा। तो x 0 पहला में है, तो ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं हम लोग। ए में दिया है यहाँ पर 0 2 दिया ना, 0 रखिए, 2 गुने 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है x बराबर 5 और x बराबर -4 दिया है ना। पूछा है क्या कि हलों की संख्या कितना है, तो 2 दिया तो हल भी 2 होगा। आप लोग पता है कि x का मान 2 आता है, द्विघात समीकरण में आता है ना, या द्विघात बहुपद में 2 संख्याओं की संख्या 2 आता है, तो वहाँ पे x स्क्वायर रहता है ना, x स्क्वायर रहता है ना। देखिए जिस तरह से आप लोग जानते हैं यहाँ पर x स्क्वायर -3x + 5 इस तरह का रहता है, तो पावर 2 तो 2 शून्य का आता है। तो यहाँ पर 2 को x का मान दिया है, तो पूछा कितने शून्य होगा, तो 2 शून्य इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है मेरे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में पूछा है k का मान क्या होगा यदि उसके अद्वितीय हल हैं। ठीक है, k का मान पूछा है आपसे, अद्वितीय हल है क्वेश्चन में बोला है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 नहीं हो किसके, b1/b2 के, तो इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी से आता है आपका अद्वितीय हल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया है समीकरण दे रखा है, तो समीकरण हम पहले लिख लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। यही है, देखिए a1 का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, b1 का मान 3 हो जाएगा, c1 का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से a2 का मान k हो जाएगा, b2 का मान यहाँ पे 9 हो जाएगा, और c2 का मान 15 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 के जगह पर आपको 2 रखना है तो 2 रख लीजिए, a2 के जगह पर k रखना है तो k रख लीजिए, बोला है बराबर नहीं है तो बराबर को काट लीजिए। ठीक है, और b1 3 हो जाएगा और b2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आता है काटने, 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 दूनी 6, k एकम k, तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 6 के। तो इसी तरह से आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें आपसे। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 लिखा है, अनगिनत हल हो। देखिए जब भी अनगिनत हल होने की बात करेगा तो कंडीशन कहता है कि सभी बराबर होना चाहिए। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किस कंडीशन में, अनगिनत हल हो तब। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दे रखा है k का मान निकालना है फिर से, और समीकरण है 3x + 4y बराबर 5, 6x + ky बराबर 10, यही है, बस रख लीजिए आप। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 गुना हो रहा है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा
यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या आपकी इच्छा है अगर इस तरह से नहीं बनाने का तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 के कम के, तो के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 8, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। आइए अगले कंडीशन पे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे एक प्रतिच्छेदी था, एक आपका क्या था कि अनंत हल, अनगिनत हल यानी कि संपाती, और एक कंडीशन पे यहाँ पे समांतर की कंडीशन पे। ठीक है, इसका क्या होता है कि कोई हल नहीं होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है P1 के लिए किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 1, और एक और है 5x + ky, 5x + ky बराबर यहाँ पे लिख रखा है -7। ठीक है, बट आपसे पूछा है कि कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। कोई हल नहीं हो, हम लोग जानते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होता है किसके, c1 बट्टा c2 के। ठीक है, तो हमें यही दोनों से मतलब है, इससे कोई मतलब है नहीं, तो इसी दोनों से मतलब है। तो यहाँ पे a1 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, a2 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर, b1 का मान 2 हो जाएगा, और b2 का मान यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कैसे बनाना है, की को एक बार पढ़ना है तो k आ जाएगा, और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि समीकरण दे रखा है। ठीक है, x² - kx + 1 बराबर में 0 बोला है, और बोला है कि मूल वास्तविक ना हो। तो मूल वास्तविक नहीं हो तो इसका मतलब काल्पनिक हो, और काल्पनिक होने के लिए क्या होना चाहिए, काल्पनिक होने के लिए आपको पता है कि d का मान माइनस में होना चाहिए। ठीक है, तो d जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। d जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। ठीक है, तो आइए यहाँ पर d को समझते हैं, यहाँ पर ऑप्शन से समझेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर पहला देखिए आप, पहला में लिखा है कि -2 से बड़ा है k, और इससे छोटा है 2 से। k छोटा है किससे, 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 से छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तीनों कंडीशन है। ठीक है, इसी तीनों कंडीशन पे आपका ये फॉलो अगर कर रहा होगा। ठीक है, डी क्या होता है, डी होता है आपका b² - 4ac। ठीक है, तो ये छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। रख लीजिए b की जगह पर रखिए, k का मान -1 रख लेते हैं अगर हम, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पर 1 और c के जगह पर 1 नहीं, 1 का स्क्वायर 1 में से 4 जाएगा, बोलिए क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अगर 0 को चेक करें तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो -4 बच जाएगा हमारे पास। तो ये भी माइनस में है, यानी कि मूल क्या है इसका, काल्पनिक ये भी है। ठीक है, 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो फिर से वही -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझे, 2 से बड़ा और -2 से बड़ा और 2 से छोटा वाले मान पे ये तीनों क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कोई लोग बोर तो नहीं हो रहा है ना क्वेश्चन को देख के, क्या लग रहा है क्वेश्चन कैसा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बिना लेट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है, और 17 में बोला है मूल समान होंगे यदि क्या होगा। ठीक है, जब भी मूल समान होगा, देख पा रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 17, यदि मूल समान होता है तो आप लोग को पता है कि मूल समान तब होता है जब d बराबर क्या हो, 0। d बराबर क्या हो, 0। और इससे पहले मूल काल्पनिक हो, तो अभी इसका कंडीशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, मूल वास्तविक हो तो d बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, मूल वास्तविक होता है यहाँ पे काल्पनिक होता है, और समान होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए। साथ ही d का मान होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, इसका मान यदि 0 होगा तो आप मुझे बताइए कि b² बराबर 4ac ना हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि वास्तविक और समान हो तो प्रत्येक का मूल क्या होगा। देखिए, जब भी मूल समान होता है तो आपको पता है कि अल्फा बीटा का सूत्र होता है -b + √2a। देखिए, ये प्रश्न वही कर पाइएगा जो लोग पूरे पढ़े हो। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों को किए हैं। ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं, मैं पूरा का पूरा NCERT पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं फिर से डाल दूंगा, ठीक है,
पार्टिकुलर चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मूल समान है तो प्रत्येक का मूल क्या होगा। प्रत्येक मूल पूछा है, मतलब दोनों मूल पूछा है। तो आपको पता है डी यहाँ पे तो जीरो है मूल समान होने के कारण, तो डी बराबर अगर जीरो होगा तो माइनस बी, और ये तो जीरो हो गया बटे 2a, और ए का मान यहाँ पे 1 है तो ये जीरो हो गया तो माइनस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह पे कुछ है नहीं, ए ही है, ठीक है। तो ए ही रह जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस p/2a हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे। तो 19 नंबर में लिख रखा है कि x का मान 1 है, x का मान 1 है, और द्विघात समीकरण 2 दे रखा है ax² + ax + 3 बराबर 0, और एक और दे रखा है आपका x² + x + b बराबर 0, ठीक है। खुला उभयनिष्ठ मूल है, दोनों के उभयनिष्ठ मूल है, मतलब एक रखना है इसमें, ठीक है। तब भी जब भी आप एक रखिएगा, सोचिए यहाँ पर एक रखेंगे तो a आ जाएगा यहाँ पे, अरे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो a आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी 1 रखिएगा तो a आ जाएगा, +3 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, एगो ए मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a + 3 बराबर 0। तो बताइएगा यहाँ पे 2a बराबर -3 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी 1 रखना है आपको, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 2 + b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से a का मान ज्ञात कर लिया है -3/2, और b का मान निकाल लिया हम लोगों ने -2। तो पूछा यहाँ पर a × b क्या होगा, a b कहने का मतलब है a × b। तो a का मान यहाँ पे -3/2 है, और b का मान यहाँ पे -2 है, कैंसिल हो जाएगा, -1 बचा, -3 × 3, 3 × 3, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 देखें। 20 नंबर में दे रखा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx, या -bx भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। पहला वाला जो देख रहे हैं आप, पहला वाला क्या है, रैखिक समीकरण है, ठीक है। और आगे बनाइएगा तो सी में कोई आएगा नहीं, रैखिक ही आएगा, और डी तो है ही नहीं समीकरण, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। यहाँ पर 21 नंबर में लिखा है एपी से है, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 से है ये, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न चैप्टर नंबर 4 से थे, 3-4 हो चुका है। 5 नंबर पे यहाँ पर एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, तो सार्वंतर पूछा है। वैसे तो आपको याद रहना चाहिए ऐसे प्रश्न का आंसर 2 होता है, लेकिन कैसे होता है इसको देख लीजिए। 17वें पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, 10वें पद से कितना अधिक है, 14 अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और A17 को लिख सकते हैं आप A प्लस कितना डी 16D, और A10 को लिख सकते हैं A + 9D, ठीक है, +14 यहाँ पे हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा, 16D है तो 16D को रहने दीजिए, उधर से इधर लाइए, 9D को इधर लाएंगे तो -9D होगा ना, ये आता है ना समझ में कि 9D होगा। चलिए बहुत अच्छे। तो ये कितना D बच जाएगा, 7D बराबर 14, तो 7 × 2 = 14, यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सार्वंतर इसका कितना मालूम हो गया, हमें 2 मालूम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए जो भी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 है तो बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 नंबर में दे रखा है एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल एपी के दूसरे पदों के योगफल का कितना गुना है। सपोज करते हैं कोई एपी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बोला यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एपी के पहले और तीसरे पदों का योगफल। एपी हम मान लेते हैं कि एपी जो मेरे पास है वो है 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। पहला पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, ठीक है। तो बोला है कि पहले और तीसरे पदों का योगफल, तो पहले और तीसरा का योग करेंगे तो 4 आ जाएगा। दूसरे पद का कितना गुना है, तो क्या गुना है, 2 गुना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर पूछा गया है कि अंतिम से, क्वेश्चन में एपी का पहला पद ए है और पदांतर टी है और अंतिम पद एल है, ठीक है। तो अंत से nवां पद पूछा है ना, तो अंत से जब भी nवां पद पूछे तो l + n-1 × d पर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका सारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है, इसी पे आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 24 इसी पे आधारित है। जैसे देखिए यहाँ पर L का मान 49 लिखा है और अंतिम से चौथा पद निकालना है, अंतिम से चौथा पद निकालना है। तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए -1 और D का मान देखिए, D का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो D का मान हो जाएगा आपका -8 में से -11 कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 49, तो ये हो गया 3 -3 आ जाएगा ना, -3 आ जाएगा और ये हो जाएगा -3, तो 3 तिया 9, तो 49 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में लिखा है यहाँ पर AP का यहाँ पे प्रथम पद A है, पदांतर D है, n पदों का योगफल पूछा है। योगफल का सूत्र बिल्कुल आसान है, SN बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे D बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है y अक्ष को किस अनुपात में काटता है, 2 बिंदु दे दिया है। देखें, जब भी 2 बिंदु मालूम हो, जब भी 2 बिंदु मालूम है, मान लेते हैं A है B है, ठीक है, और अनुपात नहीं मालूम है तो अनुपात को K/1 मान लेंगे हम लोग। जब भी अनुपात मालूम नहीं है तो कितना मानेंगे, बिल्कुल सही, K/1 मानेंगे। यहाँ पर देखिए A का मान दे रखा है 5 - 6 और B का मान यहाँ पे दे रखा है -1 - 4। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसका हमें अनुपात निकालना है उसमें बोला है कि y अक्ष को, देखिए y अक्ष को किस अनुपात में काटता है। जब भी y अक्ष लिखा हुआ है तो y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है आपका, विभाजन सूत्र मालूम है, m1x2 वाला, m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ से देखिए x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर m1 का मान ये हो जाएगा, x2 का मान -1 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा और x1 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, नीचे में हो जाएगा k+1। आगे देखिए यहाँ पर k+1 को एक बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा -k+5 बराबर 0, तो -k नहीं दिखा दे रहा, तो देखिए यहाँ पर -k+5 बराबर 0 है तो उधर हो जाएगा -5। ठीक है, -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 1 है तो अनुपात आ जाएगा 5:1। ठीक है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है, 27 हो गया यहाँ पे। तो 27 में देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, 27 में लिख रखा है कि एक वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, केंद्र का निर्देशांक दे रखा है। मान लीजिए कोई वृत्त हमने बना दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे व्यास ले लिया, A लिख लिए, B लिख लिए, केंद्र तो बीच में होता है, ये बात पता है सबको। तो यहाँ पर केंद्र का निर्देशांक दे रखा है O का, वो है केंद्र 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 और उस वृत्त पर स्थित जिसका केंद्र AB के सिरा B का नियामक 1 और 4, अच्छा B का नियामक दिया है 1 और 4 और A का पूछा है आपसे। ठीक है, XY ले लेते हैं इसका, ठीक है, XY ले लेते हैं यहाँ पे, और आपसे पूछा क्या, यहाँ पर पूछा है A का नियामक क्या होगा। देखिए R यहाँ पे दोनों क्या होगा, बराबर होगा। R क्या होता है यहाँ पे बराबर होता है, तो इसको मध्य बिंदु बोल सकते हैं हम लोग। AB का ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है। इसी तरह से y1 प्लस y2/2 होता है, यही होता है ना, यही होता है ना। अब देखिए इसका मान दे रखा है 2, तो x1 की जगह पर x है, x2 की जगह पर 1 है बट्टे 2, और इसका मान दे रखा है 2, तो 2 दूनी 4, तो x + 1 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 - 1, 4 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे 3 आ जाएगा। साथ ही देखिए कि y है यहाँ पर, तो y1, तो y1 यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, y2 की जगह पर 4 है तो 4 बट्टे 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है -3, तो -3 लिख लीजिए, 3 दूनी 6, तो y + 4 बराबर क्या जाएगा -6, तो y बराबर जाएगा -6, और 4 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, तो y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से x का मान 3 और y का मान -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 3 -
10। इसका निर्देशांक है 1, ए का निर्देशांक। ठीक, बात समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 27। और 27 बिल्कुल ऐसे ही था। 28 देखिए, तो ये देखिए 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, समय लग रहा है, आज पहला दिन है। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि ए का निर्देशांक दे रखा है, वृत्त पर स्थित हो। बोला है कि ये वृत्त है, मान लीजिए, मान लेते हैं हम ये वृत्त है। ठीक है, अब क्या बोला है आगे तो देखिए, यहाँ पर बोला है ए का नियामक दे रखा है -2, मान लेते हैं यहाँ पर ए है -2 और 14। ठीक है, और साथ ही बोला है केंद्र का निर्देशांक 3 और 2 है। केंद्र का निर्देशांक कितना है? 3 और आ गया, अच्छा हम लोग 28 देखें। ठीक है, 3 और 2 है। ठीक है, सी दे रखा है केंद्र का निर्देशांक। पूछा इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या बिल्कुल आसान है, आपको दूरी निकालना है। यहाँ पर ए सी दूरी निकालना है, तो ए सी दूरी कैसे निकलता है आप लोग को पता है। ए सी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से पता है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है दूरी सूत्र। तो यहाँ पर देखिए 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से 14 जाएगा तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 25 और यहाँ पे बराबर 144 आ जाएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 169 का वर्गमूल होता है 13। 169 का वर्गमूल होता है 13, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इकाई मतलब यूनिट अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर लिखते, लेकिन यहाँ पर मात्रक लिखना होता है, यूनिट लिखना होता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आप जल्दी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, 5 मिनट के अंदर हम लोग पूरे खत्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे पूछा गया है कि 8 - 8 किस चतुर्थांश में होगा, तो आपको पता है कि ये चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 30 देखें, 30 नंबर प्रश्न देखें। ये भी कोई पूछने की बात है, बताइए -3 - 5 कौन चतुर्थांश होता है? बिल्कुल सही, तृतीय चतुर्थांश होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 31 देखिए, 31 में लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगले प्रश्न की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर 32 पे यहाँ पे लिखा है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका होता है सूत्र। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, सीधे प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। एक और आप लोग जानते हैं इसमें कि एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी पूछता है आपसे। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ध्यान रखना आपको। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा है √2 किसका मान होता है? देखिए √2 दो का मान होता है, एक होता है कॉसिक 45 और एक होता है आपका सेक 45। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो है कॉसिक 45, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉसिक 45 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 34 की, तो 34 में यहाँ पर लिखा है cos 60 + 1। देखिए इसको बनाना है आपको। ठीक है, cos 60 + 1, इसका मान वैसे -3 आ जाएगा, मान रख के बनाना होता है आपको। ठीक है, आइए हम रख के बता देते हैं जल्दी से। देखिए मान कैसे रखा जाता है। cos 60 + 1 बट्टे है cos 60 - 1, यही है ना। अब रख लीजिए cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, +1 लिख लेना है, यहाँ 1/2 - 1 लिख लेना है। 2 एकम 2 आए 3, 3/2 यहाँ आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, -1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, तो -3 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -3, जो कि ऑप्शन नंबर है बी में। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, 35 देख पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर लिखा है sin 18 बट्टे cos 72, सॉरी cos, हाँ sin 18 बट्टे cos 72। बिल्कुल आसान है, अगर ये दोनों जोड़ के थीटा अगर 90 होता है, ठीक है, जोड़ के 90 हो रहा है ना, तो हमेशा आंसर क्या मारिएगा आप? हमेशा आंसर 1 मारिएगा। ठीक है, जब भी ऐसा रहे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे होता है? एगो चेंज, दूसरा नो चेंज। ठीक है, ये सारे आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे सीधे समझिए कि ये जोड़ के अगर 90 हुआ तो आंसर 1 होगा। देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या डिग्री होता है? वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है,
अगर अर्धवृत्त पूछता और केंद्र पूछता तो 180 होता। अर्धवृत्त भी पूछता कौन क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तीनों आंसर यहाँ पे मैंने बता रखा है, इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 37 की, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा का मान, देखिए जैसे कि आपको पता है कि स्पर्श रेखा बराबर होती है। अगर मान लीजिए ये वृत्त है तो स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो स्पर्श रेखा यदि बराबर होता है तो दिया है पी ए का मान दे रखा है, मान लीजिए पी ए 8 है तो पी बी भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 37, तो 38 की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे। 38 10 ए बराबर होता है आपका cot 90 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर से आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 बिल्कुल आसान है और पूछा है cos स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73। देखिए जोड़ के बताइए, 90 हो रहा है ना, जोड़ के 90 हो रहा है ना। अगर प्लस रहता तो आंसर 1 होता, माइनस है तो आंसर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये समझने वाली बात है। ठीक है, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है, ये होता है। तो इसी पे ये टूटेगा। ठीक है, तो इसको एक बार क्या कर सकते हैं आप, जोड़ के लिख दीजिए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और एक बार इसे आप घटा के लिख लीजिए, यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं आता। और ये अभी अभी मैंने बता रखा था कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, यहाँ से तो 1 आ जाएगा, बट यहाँ देखिए ये तो मेरा बच गया ना, ये बच गया ना, तो इसको क्या कीजिए ना आप 1 से गुना करेंगे कुल संख्या तो उतना ही हो जाएगा ना, cos स्क्वायर ए माइनस, इसको चेंज कर दीजिए cos में, तो cos में क्या होता है, साइन स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, ये होता है ना। अब 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो cos स्क्वायर ए, एगो cos से एगो cos, तो क्या को cos हो जाएगा यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी बी में, तो भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बातें समझ में आ रही है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 40, तो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आसान वाला। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 है। 41 में बोला है परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना बचा, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 42 निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं πr स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, समझिए। यहाँ पे दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात, दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 4:1। जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे, भुजा का अनुपात पूछे, त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो आप लोग क्या कीजिए ना, इस पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, इस पर क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट चढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका दिया है ना, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 4:1 है, और त्रिज्या पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए 44 नंबर देख लीजिए। 44 नंबर सेम है, इसी प्रकार का है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 4:9, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए। और 45 नंबर भी क्वेश्चन नंबर सेम है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरह। ठीक है, चलते हैं, आशा करते हैं आप लोग को इतना सीख मिला होगा, बहुत कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों के भी शेयर जरूर कीजिए जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है उनको ये सीखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले, बाय बाय, टेक केयर।